हम जो क्रिप्टो की बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहले एक प्रैक्टिकल और कमर्शियल जो क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट जो लेके आए सबसे पहले मार्केट में, तो इन 2008 में कोई मिस्टर सतोशी नाकामोटो, जो अपने आप को इस नाम से बताते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने वर्ल्ड की पहली सक्सेसफुल, कमर्शियली सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बना लिया। उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर भी छपवाए थे और कुछ और भी चीज़ें पब्लिश की थी, अपने आर्टिकल भी पब्लिश किए और उसमें ये बताया कि उन्होंने ये करेंसी क्रिएट करी है जिसका नाम उन्होंने रखा बिटकॉइन। अब ये जो सतोशी नाकामोटो है, इसके बारे में आज तक किसी को ये नहीं पता कि ये आदमी कौन है और इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है। नाम से ऐसा लगता है कि ये जापानीज हैं, पर ज़्यादातर रिसर्चर ये कहते हैं कि ये कोई ब्रिटिशर है। उन्होंने जो बात को समझा, उसके आर्टिकल्स को देखा, उसका जो पैटर्न को समझा, उससे ये महसूस महसूस होता है कि ये कोई ब्रिटिशर है जिसने सतोशी नाकामोटो के नाम से इस करेंसी को क्रिएट किया, बिटकॉइन। और वो जो क्रिएट किया, जब 2008 में क्रिएट किया, तो उस समय वर्ल्ड में इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो उस मेल्टडाउन में जो बैंक्स थे, वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, उनकी काफी मिस्टेक्स रही जिसकी वजह से मेल्टडाउन हुआ। तो ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी जो आदमी था जिसने ये इसको क्रिएट किया, उसको उन लोगों से नाराजगी थी, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके रोल को लेके। और कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये जो हम बातें करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये खामियां हैं, तो वो खामियां बहुत क्लियरली नजर आ रही थी 2008 में, 2008 में जो मेल्टडाउन हुआ, इकोनॉमिक मेल्टडाउन। उसमें वो सारी जो जितनी भी ये एजेंसीज हैं, तो इनके बारे में जो बातें निकल के आ रही थी, और जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो कारनामे सुनने में आए थे, उनको देखते हुए ये बात बड़ी साफ नजर आ रही थी कि उन लोगों ने काफी ज्यादा अब्यूज किया सिस्टम को। तो लोगों का फेथ काफी उस समय में काफी कम हो गया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो सडनली जब अब ये बिटकॉइन उस टाइम में आया, तो लोगों का उसकी तरफ ध्यान गया कि क्योंकि बिटकॉइन जो था, इसके अंदर किसी बैंक का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं था, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, और इसमें किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई रोल ही नहीं था। तो ये जो शायद कोई ब्रिटिशर है जिसने सतोशी नाकामोटो के नाम से ये करेंसी को निकाला, तो शायद उनको कहीं ना कहीं ये डर भी रहा कि मैं ऐसी करेंसी बना रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट को अवॉइड करती है, या किसी रेगुलेटरी बॉडी को अवॉइड करती है, लोकल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो उनको ये डर था कि अगर मैं ओपनली इस करेंसी को अगर अपने नाम से शो करूँगा, तो कहीं ना कहीं उनको अपने अपनी सेफ्टी पे या अपने लीगल इश्यूज में फंसने का उनको डर था। तो इसीलिए उन्होंने समझदारी से अपने आप को एनोनिमस ही रखा, जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बनाया। और ये मैंने आपको भी बताया कि 2009 तक इसका प्राइस जो था, कुछ डॉलर ही था एक बिटकॉइन का। पर आज इसका जो प्राइस है, आप देखेंगे 8,80,000। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि लोगों का इंटरेस्ट कितना जबरदस्त बिटकॉइन को लेके बना, कि इसका प्राइस आज मार्केट में अगर हम देखें, जो हमारी करंट करेंसी है, फिएट करेंसी, यूएस डॉलर है, उसके हिसाब से ये समझने वाली बात है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय जो मार्केट में बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में यूज हो रहे हैं, वो करीब 17.3 मिलियन बिटकॉइन है। यानी कि आप सोचिए कि इतने सारे बिटकॉइन जो मार्केट में हैं और लोग यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये प्राइस है। तो आप सोचिए कि डिमांड कितनी ज्यादा होगी सप्लाई के हिसाब से। डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी तभी ये प्राइस है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो और ये तब है जब इसके बिटकॉइन जैसी और भी बहुत सारी करेंसीज हैं। करीब क्रिप्टो करेंसी में अगर हम देखें तो करीब 2000 करेंसियां मार्केट में हैं। तो उसके बावजूद भी बिटकॉइन का अगर ये प्राइस है, तो आप सोचिए कि कितनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है इस क्रिप्टो करेंसी।
चलिए अब थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बिटकॉइन में डील करना चाहते हैं या कोई किसी को भेजना चाहते हैं या खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या एक्सपीरियंस रहेगा इसको करने के लिए, कैसे ये काम करता है। तो अगर हम वो चीज देखें तो यूजर को सबसे पहले अगर बिटकॉइन में किसी को पैसा भेजना है या परचेज करना है अपने पर्सनल यूज के लिए या अपना कोई बिटकॉइन को बेचना है, तो उसके लिए उसको एक बिटकॉइन एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, बिटकॉइन एक्सचेंज में। और वहां पे एक सिस्टम है, उसमें उसको अपनी एक प्राइवेट की क्रिएट करनी पड़ेगी। जो सॉफ्टवेयर है वो एक प्राइवेट की क्रिएट करेगा। तो प्राइवेट की एक तरह से देखा जाए तो जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, उसके अंदर हम जब जाते हैं या क्रेडिट कार्ड में जाते हैं तो एक पासवर्ड होता है। तो ये एक तरह का पासवर्ड है। और जो हमारा यूजर नेम जैसे होता है हमारे बैंक में अकाउंट में, तो ऐसे बिटकॉइन एक्सचेंज में जो आप किसी बिटकॉइन में डीलिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे आपको एक एड्रेस क्रिएट होता है जो कि वो एक तरह से यूजर नेम की तरह काम करता है। और जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो अभी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा उसका। तो जो मैंने जैसे बताया कि प्राइवेट की जो होती है वो आपका एक तरह का पासवर्ड है, प्राइवेट की। और आप बिटकॉइन एक्सचेंज में जाके आप इस एड्रेस को, जो कि एक कैरेक्टर्स का सेट है, और प्राइवेट की को यूज करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। किसी को पैसा बिटकॉइन में भेजना है या बिटकॉइन रिसीव कर रहे हैं आपको, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो करीब करीब जो प्रोसीजर है वो करीब करीब वही है जो अभी प्रेजेंट सिस्टम में आप कर रहे हो, पर इसमें डिफरेंस कुछ है। डिफरेंस ये है कि इसमें आपका कोई, देखा जाए तो कोई आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसमें कोई आपका अकाउंट नहीं है जहाँ पे आप अपना डाटा फीड कर रहे हो, आपकी कोई आइडेंटिटी फीड हो रही हो। ऐसा टेक्निकली जो ओरिजिनल आइडिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके आपका जो मेन पॉइंट इसमें यह है कि आपके पास प्राइवेट की होनी चाहिए। प्राइवेट की अगर है तो आप, यानी कि एड्रेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका प्राइवेट की है तो एक मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करके आप एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस आप अपना क्रिएट भी कर सकते हो प्राइवेट की से। आपका एड्रेस अगर गुम भी हो जाए, अगर आपका प्राइवेट की है तो आप उसको यूज करके आप एक एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक इसमें खासियत है। आप हमारे नॉर्मल सिस्टम में आप पासवर्ड से अपना यूजर आईडी क्रिएट नहीं कर सकते, पर इसके अंदर आप अपनी प्राइवेट की को यूज करके और जो है आप अपना एक एड्रेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि इसमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसमें कोई बैंक नहीं है, बैंक की कोई फीस भी नहीं है, बट यू हैव टू पे अ नॉमिनल माइनिंग फी। इसको बोलते हैं माइनिंग फी बोलते हैं। इसको नेटवर्क फी भी बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको नेटवर्क फी बोलते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल होती है। यानी कि अगर आप कोई एक मॉडरेटली बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, करीब मान के चलिए आप कोई $1000 या $2000 की डीलिंग कर रहे हो, जो भी आप अमाउंट की कर रहे हो, तो आपका कोई जो माइनिंग फी होगी वो करीब 3 4 5 डॉलर से ज्यादा नहीं होगी, कम ही होगी उससे। वो डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड इस पे करता है कि उस समय जब आप डीलिंग कर रहे हो उस समय माइनिंग फी क्या चल रही है, क्योंकि माइनिंग फी कांस्टेंट नहीं होती है। वो आपको भी थोड़ा आगे जब जाएंगे तो समझ में आएगा कि माइनिंग फी के भी रेट चेंज होते रहते हैं। और वो रेट चेंज होने का कारण ये होता है कि उस समय कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन बिटकॉइन और का जो ब्लॉकचेन है उस पे अपनी इंफॉर्मेशन को लोड कर रहे हैं। यानी कि ट्रांजेक्शन कितने लोग करना चाह रहे हैं। अगर बहुत हैवी ट्रांजेक्शन हो रही है उस समय, लोग काफी यूज कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी माइनिंग फी बढ़ जाती है। तो ये इसमें एक थोड़ा सा ये डायनेमिक फेयर की तरह है। जैसे आपका उबर होता है, ओला में होता है ना, इस तरह से कि डायनेमिक फेयर होते हैं। तो जब आपका पीक आवर रेट चलता है, अब पीक आवर हो रहे हैं तो माइनिंग फी बढ़ जाएगी। तो ये भी होता है इसके अंदर, ये भी। तो आप चेक कर सकते हो कि इस समय माइनिंग फी कितनी चल रही है। अगर वो ज़्यादा चल रही है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, और जब माइनिंग फी नॉर्मल आ जाए, पीक पीक खत्म हो जाए, तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है, माइनिंग फी वाला जो है कंसेप्ट है,
ये डिफरेंट है जो हमारे करंट सिस्टम से। पर बड़ी ट्रांजैक्शन में ये बाइंडिंग फी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट होता नहीं है। तो अब ये बात समझने की है कि क्योंकि बिटकॉइन बहुत लिमिटेड अवेलेबल है मार्केट में, और जो सिस्टम में आ रहे हैं वो भी बहुत स्लो आ रहे हैं, और तो मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे बिटकॉइन काम करता है, कैसे सिस्टम में आता है या जाता है। तो आप देखेंगे कि इतने कम बिटकॉइन होने से और डिमांड ज़्यादा होने से, सप्लाई डिमांड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो बिटकॉइन की जो प्राइस है विसा विस यूएस डॉलर या इंडियन रुपीज या पौंड के हिसाब से जो रेट्स चलते हैं बहुत ज़्यादा वाइडली फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये बात को समझते हुए ये बात समझनी जरूरी है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्राइस है बिटकॉइन का काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, और अभी जैसे आज के टाइम में करीब करीब $12,000 $12,000 रेट चल रहा है। तो किसी टाइम में इसका जो प्राइस है इससे भी काफ़ी कहीं कहीं ज़्यादा था। तो आज की तारीख में ये $12,000 चल रहा है रेट। तो ये काफ़ी काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर आप देखिए कंपेयर करें 2009 में जो फ्यू डॉलर था, तो इन सच ए शॉर्ट टाइम ये कहाँ पहुंच गया है, $12,000। तो ये जो है फ्लक्चुएट बहुत तेजी से करता है। तो ये इसकी वीकनेस भी है इस करेंसी की, कि इसमें जो प्राइसेस है बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसलिए इसको रिस्की भी, ये इस करेंसी को रिस्की भी बोलते हैं, थोड़ी रिस्की होती है करेंसी। ये तो है, इसमें मैटर है। तो ये सब मार्केट डायनेमिक्स की वजह से है, अगर आप देखें इस बात को। तो आप ये देखेंगे कि जब आप किसी बिटकॉइन एक्सचेंज में जाते हैं, जैसे कॉइनबेस है या बिटरेक्स है, और ऐसे बहुत सारे आपको बिटकॉइन के एक्सचेंजेस मिल जाएंगे जहाँ पे बिटकॉइन के अलावा और भी क्रिप्टो करेंसी में आप डील कर सकते हैं। तो आपका जो इंटरफेस होगा वो करीब करीब ऐसा होगा, जैसे आप देखिए इसमें मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि एक, ये देखिए कि यहाँ पे एक एड्रेस है, ये देखिए ये एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, ये जिसको आप पैसा भेजना चाह रहे हो। आपको उसका नाम भी शायद नहीं मालूम होगा, उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि वो इस प्लेनेट पे किस कंट्री का आदमी है जिसको, या औरत है जिसको आप ये भेजना चाह रहे हो। जो रेसिपिएंट है वो किस कंट्री में बिलोंग करता है, आपको शायद ये भी नहीं मालूम हो, क्या नाम है ये भी ना मालूम हो। आपको सिर्फ ये मालूम है कि उसका ये एड्रेस है। तो आप जो पैसा भेज रहे हो वो इस एड्रेस पे भेज रहे हो। तो अब आप देखिए, आपने 99.9 करीब करीब $100 को कन्वर्ट किया बिटकॉइन में, जिसका रेट करीब करीब $12,000 है। तो $12,000 एक बिटकॉइन का अगर रेट है, तो $100 में आपको करीब करीब 0.016 बिटकॉइन आपको कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जो इतने बिटकॉइन है ये आपके, आप देखिए कि अब एक कंफर्मेशन नंबर भी मिल जाता है आपको उसके अंदर। तो ये जो चीज है ये आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। पर ये जो भेजने का जो इशू है वो तभी होगा, ये जो आप, ये तो रेसिपिएंट का नाम है, आपका अपना जो एड्रेस है वो पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपके प्राइवेट की होनी चाहिए। उस प्राइवेट की के बिना आप इसको नहीं भेज सकते, अभी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो अब देखिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें भी एक पार्टी है जिसको पैसा भेजा जा रहा है, जिसका एड्रेस ये है। ये देखिए मैं बता रहा था ना आपको, एड्रेस जो होता है वो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो अब देखिए गार्बल्ड टाइप से लगते हैं ये, और इसको ये वाली ट्रांजैक्शन में करीब करीब ये मान के चलिए कि टोटल जो अमाउंट खर्चा हुआ है वो $56 है, $56, जिसमें एक्चुअली में जो गया है वो 55.83 गया है, क्योंकि जो माइनिंग फी उस समय गोइंग पीरियड था माइनिंग फी का वो $0.23 था। तो ये जो फीस है ये अमाउंट से कनेक्टेड नहीं है, ये उस समय जो रेट चल रहा है उससे मतलब है। ये अमाउंट यहाँ $55 है, ये $55,000 भी होता तब भी यही फीस होती। तो तभी कहते हैं ना इसको ट्रांसफर फीस देखा जाए तो बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर देखो इंटरनेशनल लेवल पे, वो तो $1 मिलियन के हिसाब से ट्रांसफर करते हैं। तो आप सोचिए कि बैंक अगर ट्रांसफर करेगा
तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, $0.23 फ्री के बराबर हो गया। यानी कि वो पैसा जो ट्रांसफर हो रहा है बैंक टू बैंक, तो फ्री में हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इस करेंसी के, आप देखेंगे। और इसके अंदर भी इसने जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन बनाया हुआ है, कोड डाला हुआ है। तो ये आजकल जो ओरिजिनल सिस्टम है बिटकॉइन का, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। पर ये क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट करने में लगी हुई है, वो नहीं चाहती कि लोग इसको एनोनिमसली यूज करें। तो इसलिए अब कुछ गवर्नमेंट के जो नए रेगुलेशन आ गए हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी कंप्रोमाइज तो होती है। ये हो सकता है कि आप जिस पार्टी से डील कर रहे हो, या जिस पार्टी से आप पैसा भेज रहे हो, या उससे पैसा मंगा रहे हो सकता है उसको आपके बारे में या उसके बारे में आपको ना पता हो। पर गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से जो जिस एक्सचेंज पे आप जा रहे हो, वहां आपका डाटा हो सकता है आपसे वो मांग ले, आपकी आइडेंटिटी वो मांग ले। तो वो जो गवर्नमेंट की जो भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल हैं, उसके हिसाब से उनको उन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पर इस सिस्टम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। सिस्टम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एड्रेस पता होना चाहिए जहाँ पैसा भेजना है, और आपको प्राइवेट की होनी चाहिए। अगर वो है आपके पास, तो आप उसको पैसे को भेज सकते हो। और आप अपनी प्राइवेट की से अपना खुद का एड्रेस, यूनिक एड्रेस आप जनरेट कर सकते हो। ये बात समझने की। इसके अलावा इसके अंदर और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जैसा इसमें मैंने बताया है कि द मनी इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन इज सेफ, सिक्योर एंड एनोनिमस, एटलीस्ट थियोरेटिकली, जैसे मैंने बताया आपको। और ये जो ट्रांसफर हैं ये एकदम ही होते हैं, मतलब इन द सेंस कि एकदम होते हैं अगर बहुत पीक टाइम नहीं है। पीक टाइम में कई बार टाइम भी लग सकता है पेमेंट को एक्चुअली जाने में। ऐसा भी होता है कि किसी इंस्टेंट में जब बहुत ज्यादा पीक आवर होता है, तो इट कैन टेक several minutes or even up to an hour to actually transfer to happen. But in general case, normal case में ये ट्रांसफर इंस्टेंट ही होते हैं। ऐसे ही आप, जैसे आपने पैसा किसी को भेजा, तो आप ऐसे अपने लिए खरीद भी सकते हो आप बिटकॉइन को। और अपने पास अगर आप बिटकॉइन में आपके हैं, बिटकॉइन वैलेट में, तो उसको आप बेच भी सकते हो। तो उसके लिए भी आपको बिटकॉइन एक्सचेंज जाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, ये जो एक्सचेंज है इसका नाम है कॉइनबेस, ये एक्सचेंज का नाम है, इसमें देखिए। और यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये पे किया बाई सेल पे, ठीक है। तो बाई सेल को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 3 करेंसी दिखा रहा है, बिटकॉइन, एथेरियम एंड लाइटकॉइन। यानी कि आप इन तीनों में से किसी में भी डील कर सकते हो। तीनों क्रिप्टो करेंसी है और हर एक का अपना अपना रेट है। रेट सबका वेरी करता है। बिटकॉइन का अपना रेट है, इसका अपना रेट है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये बिटकॉइन का प्राइस भी शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे करीब 4200 पौंड पर बिटकॉइन शो कर रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर आप देखोगे, एथेरियम जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका रेट शो कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए ऐसे ये रेट यहाँ पे रेट दिए हुए हैं। ये इसका रेट शो कर रहा है पौंड 232 रुपीज, 232 पॉन्ड्स पर एथेरियम। एथर बोलते हैं इसको एक्चुअली। एथेरियम में जो करेंसी होती है उसको एथर बोलते हैं। और लाइटकॉइन का जो रेट चल रहा है, देखिए इसमें यहाँ शो किया हुआ है पौंड 44.50, तो करीब करीब $45, 45 पौंड का रेट चल रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस में डील करना चाहते हो, आप सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। और आप अपना, आपका पेमेंट मेथड क्या है, आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो अपनी करेंसी को यूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पेमेंट मेथड। और जो अमाउंट कितना आप करना चाहते हो, जैसे इसमें 100 पौंड इस आदमी ने, इसमें एग्जांपल में इसने 100 पौंड को कन्वर्ट किया है बिटकॉइन में। तो 100 पौंड को जो बिटकॉइन में कन्वर्ट किया है, इस जो गोइंग रेट है उसके हिसाब से इसको बिटकॉइन मिल रहे हैं। ये देखिए ये बिटकॉइन मिले इसको। यू आर बाइंग 0.0230 बिटकॉइन एट द रेट ऑफ 4173.82 पौंड पर बिटकॉइन। और आपने वीजा यूज किया था।
अवेलेबिलिटी इंस्टेंटली, यानी कि इस समय अवेलेबल है। एंड डिपॉजिट टू योर बीटीसी वैलेट, आपका ऑलरेडी एक बीटीसी वैलेट है, तो आप अपनी प्राइवेट की यूज करके इसमें आप डालेंगे तो वो आपका जो परचेज है वो आपके बिटकॉइन में चला जाएगा। अब इसमें देखिए उस समय जो गोइंग रेट था फीस का वो काफी ज्यादा था, करीब ऑलमोस्ट 4 पाउंड। तो $100 में जो आपने खरीदा, आपको जो बिटकॉइन मिले वो सिर्फ $96.16 के मिले, और टोटल आपका 100 पाउंड है। देखिए, तो ये जो है, अब इस समय जो माइनिंग फीस है, ये माइनिंग फीस है बेसिकली, जो वो काफी ज्यादा चल रही थी इस समय, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो जो ये माइनिंग फी आपकी इसमें ये वाली है, पॉन्ड 3.84। तो इसमें ये अगर आप किसी और समय अगर आप इसको यूज करते तो शायद ये जो फीस है आपकी, ये वाली जो फीस है, ये शायद कम हो जाती है।